हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एडुहोलिक और मैं हूं अंकुश ठाकुर और गाइस आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑन मॉडर्न हिस्ट्री शूट 2 है। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड जितने भी बच्चे आज चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें। बाकी गाइस पीडीएफ के लिए आप लोगों के लिए जितने भी आपकी क्वेरीज हैं मैं कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम पर जल्दी से जल्दी वीडियो के एंड पर ही आपको जो है वो पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का सेशन। आज के सेशन में भी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप लोगों के लिए रहने वाले हैं, तो उनको हम लोग थोड़ा डिटेल वे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे गाइस। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, दैट इज इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज वाज एक्सेप्टेड एज द एम ऑफ द कांग्रेस। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले अगर आपको मैं एक चीज बता दूं यहाँ पर क्या है कि इस वाले क्वेश्चन के ऊपर ना बहुत बार जो है क्वेश्चन रहते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। जैसे आपको यहाँ पर ये चीज होनी चाहिए कि पूर्ण स्वराज का जो कंसेप्ट है ये भारतीय जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने इसको जो है जो इसकी डिमांड थी वो की थी। साल चल रहा था 1929 का और कौन सा सेशन था गाइस? लाहौर सेशन था। इस सेशन के प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूं तो प्रेसिडेंट कौन थे दोस्तों? इसमें इसमें प्रेसिडेंट थे JL नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो है इस सेशन के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और इसमें हमने देखिए पूर्ण स्वराज आप बोल सकते हो या आप इसको कह सकते हो कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, आप क्या बोल सकते हो इसको कि हमने इसमें क्या मांगी थी? कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है वो मांगी थी। ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की हमने डिमांड करी थी। इससे पहले अगर हम बात करें मतलब 1929 से पहले तो वी आर डिमांडिंग सिंपल स्वराज। हमने स्वराज्य का कंसेप्ट जो है वो मांगा था। बीजी तिलक ने इस स्वराज वर्ड को काफी ज्यादा हाईलाइट किया हुआ था। ठीक है, सो याद रखिए कौन से सेशन में हमने पूर्ण स्वराज की डिमांड करी थी, तो वो था लाहौर सेशन। लाहौर सेशन में कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और साल कौन सा था? 1929। इन तीन चीजों के ऊपर अभी तक क्वेश्चन एग्जाम में देखे जा चुके हैं कि कौन सा सेशन था, साल आपको पूछा जाता है या आपसे प्रेसिडेंट जो है पूछे जाते हैं कि कौन प्रेसिडेंट थे इस सेशन के, तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज गो बैक टू वेदास दिस कॉल गिवन बाय। हमने कल के वीडियो सेशन में भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। गो बैक टू वेदास का जो स्लोगन था ये किसके द्वारा किया दिया गया था? ये एक्चुअली में दिया गया है किसके द्वारा गाइस? तो दयानंद सरस्वती ने जो है इसको दिया था एंड ही सेड कि आप लोगों को वेद्स को खुद से पढ़ना चाहिए, क्योंकि वेद की जो अगर हम मतलब अगर हम वेद्स को जब पढ़ते हैं तो हमारे पास बहुत सारा हम साइंस का नॉलेज जान सकते हैं, है ना। आज के टाइम का जैसे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उस टाइम की सारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे वेद्स में छुपी हुई थी। तो इन्होंने कहा कि ऐसे जैसे चीजों को पढ़ने से क्या होता है, सोसाइटी डेवलप्ड होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एज फार एज पुराण आर कंसर्न, पुराण में आप सिर्फ स्टोरी पढ़ लोगे, आप एक मॉरल लाइफ कैसे जी सकते हो वो आप सीख सकते हो, बट सब कुछ जो है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर रहता है। तो इसलिए इन्होंने वेद्स को जो है काफी ज्यादा हाईलाइट किया हुआ था कि आपको खुद से वेद जो है वो करना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती के अगर बारे में इनको बताऊं तो ही वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। इन्होंने आर्य समाज को जो है वो फाउंड किया था। ठीक है, सो इन्होंने आर्य समाज को बनाया है। कब, कौन सा साल था? तो साल था गाइस 1875 में। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी जो चीजें होंगी हम नेक्स्ट जितने भी आपके एमसीक्यूज आते रहेंगे उन पर हम इनको कवर करते जाएंगे गाइस। अगला क्वेश्चन आ रहा है परमानेंट सेटलमेंट के ऊपर कि परमानेंट सेटलमेंट जो था, रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। देखिए ब्रिटिशर्स ने वॉर्स को लड़ा, वॉर्स का लड़के इन्होंने आधा इंडिया कैप्चर किया है। उसके बाद इन्होंने अपनी रिप्रेसिव पॉलिसीज को जो है वो इंडिया में चलाया था। ठीक है, रिप्रेसिव पॉलिसीज बहुत सारी पॉलिसी ऐसी थी जो जिनके खिलाफ हमने इनके खिलाफ रिवोल्ट भी हुआ है। 1857 का रिवोल्ट के कहीं ना कहीं कॉजेज भी रहा है ये रिप्रेसिव पॉलिसी, जिसमें परमानेंट सेटलमेंट, रोटवाड़ी सिस्टम, ऐसे बहुत सारे पॉलिसीज, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इज देयर। सो ऐसी बहुत सारी आप देखोगे कि पॉलिसीज ब्रिटिशर्स ने जस्ट इंडिया की लैंड को ग्रैब करने के लिए स्टार्ट की थी। उनका इंटरेस्ट भारत में सिर्फ भारत की इकोनॉमी को कंट्रोल करना था, भारत से जितने भी रिसोर्सेस थे उनको कंट्रोल करना था ताकि वो अपनी डिमांड को जो है वो पूरा कर सकते यूरोप के अंदर। ठीक है, तो ये देखिए परमानेंट सेटलमेंट जो है इसको किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो गाइस देखिए इसको स्टार्ट करने के पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन सा साल था। 1793 में इसको शुरू किया गया था। एंड किसके द्वारा गाइस? तो ऑप्शन क्या रहेगा? बिल्कुल लॉर्ड कॉर्नविल्स के द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया गया था। ऐसे आप मैंने आपको जैसे रोटवाड़ी सिस्टम के बारे में बताया, रोटवाड़ी सिस्टम के बारे में भी मैंने आपको बताया। सो रोटवाड़ी सिस्टम भी कहीं ना कहीं एक रिप्रेसिव पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, इसको स्टार्ट किया गया है लॉर्ड मुनरो के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड मुनरो जो है इन्होंने इसको स्टार्ट किया था। एंड लॉर्ड मुनरो ने इसको जो है वो कहाँ पर? सबसे पहले मेड्रॉस में शुरू किया, उसके बाद ये फिर रेस्ट ऑफ द इंडिया में फैला। सो इसको स्टार्ट किया गया था 1820 में। उसी तरीके से डॉक्ट्रिन ऑफ लैब से भी था। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब से भी था।
डॉक्ट्रिन ऑफ लैब से भी जो है स्टार्ट किया गया था। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैब से किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है? कुछ चीज़ें आप खुद से भी करो तो बहुत अच्छा लगता है, ताकि कमेंट सेक्शन में भी हमारे थोड़ा लगे बच्चे कि हाँ, कुछ बच्चे जो हैं वो काम कर रहे हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, द सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया वाज़ फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। देखिए, आपको पता है कि ब्रिटिशर्स की तरफ से लगातार हमारे लिए एक चीज़ तो आती है, आपने सुना होगा, उन्होंने हमें या अपने बड़ों से कभी बुक्स में पढ़ा होगा, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी आपने सुना है। तो कहीं न कहीं ये भी एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। देखिए 1905 में क्या हो जाता है, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो हो जाता है। पार्टीशन ऑफ बंगाल में क्या किया जाता है, बंगाल को काटकर आधा हिंदू डोमिनेटिंग बना दिया जाता है, आधा मुस्लिम डोमिनेटिंग बना दिया जाता है। जस्ट टू शो के मुस्लिम्स और हिंदू जो हैं वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट में रहें, और उन जितनी भी सोशल मूवमेंट्स भारत के अंदर चलने वाली थी या चल रही थी, वो सारी की सारी रुक जाएँ। तो ब्रिटिशर्स की तरफ से जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, तो हमने इसके खिलाफ स्वदेशी मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट किया था, ठीक है? हमने स्वदेशी मूवमेंट जो है इसके लिए स्टार्ट किया था। स्वदेशी मूवमेंट इतना सही से काम कर रहा था कि ब्रिटिशर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है प्रेशर आ गया। अब इस स्वदेशी मूवमेंट को रोकने के लिए ब्रिटिशर्स ने सिंपली एक चाल क्या चली, वो थी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलना। इन्होंने 1909 में 1909 में हमारे लिए एक रिफॉर्म लाया, जिसको आप कहते हो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म ऑफ 1909। इसके अंदर इन्होंने स्पेशल रिप्रेजेंटेशन कम्युनिटी मतलब कम्युनल बेसिस पर रिप्रेजेंटेशन दे दी मुस्लिम्स को, जिससे कि मुस्लिम दल जो ग्रुप था वो एकदम से शांत बैठ गया, और अकेले अब जो बाकी लोग थे नेशनलिस्ट जो थे वो क्या ही कर सकते थे। सो जस्ट टू करब द स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट को रोकने के लिए इन्होंने 1909 में ये रिफॉर्म लाया, और इसमें इन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दी। कम्युनल इलेक्टोरेट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने स्पेशल रिप्रेजेंटेशन जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी को दी थी। और आपको पता ही है कि 1906 तक जो है 1906 तक जो है वो मुस्लिम लीग भी बन चुकी थी, ठीक है? मुस्लिम लीग भी बन चुकी थी, और मुस्लिम लीग ने इसका पूरा समर्थन किया, इसका पूरा तहे दिल से वेलकम किया, क्योंकि उनके लोगों को कहीं न कहीं इसकी जो है वो मतलब ज़रूरत भी थी, ठीक है दोस्तों? तो इस तरीके से देखिए, आपको क्वेश्चन दिखना चाहिए और आपके माइंड में पूरे के पूरे बैकग्राउंड चलना चाहिए, तभी जाकर आपको जो है चीज़ें जो है वो ईज़ी लगेंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आपसे पूछ रहा है, व्हाट वाज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ महात्मा गांधी सॉल्ट सत्याग्रह? देखिए, गांधी जी की अगर मैं बात करूँ आपको, तो कल हमने इनके बारे में क्या पढ़ा था कि 1915 में गांधी जी का अराइवल होता है इंडिया में, ठीक है? अराइवल होता है, 1917 में अपनी पहली मूवमेंट चलाते हैं, ठीक है? बट देखिए यहाँ पर अब गांधी जी के सॉल्ट सत्याग्रह के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, सॉल्ट सत्याग्रह क्यों? तो गांधी जी लगातार एक चीज़ देखते थे, वो क्या देखते थे कि मैं कैसे लोगों को यूनाइट करूँ? क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि आपने यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ सुना है ना? यूनिटी इन स्ट्रेंथ सुना है? ठीक है ना? यूनिटी ऑफ एकता में ताकत है, तो वो हमेशा एकता को जोड़ने के विश्वास से रखते हैं। अब देखो 1909 में 1900 जो 9 है उसमें कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आ गई है, ठीक है? अब गांधी जी ने देखो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाई थी, तो उसमें भी उन्होंने जो है खिलाफत मूवमेंट का इश्यू उठाया था, जिसमें कि उन्होंने हिंदू प्लस मुस्लिम्स को जोड़कर एक मूवमेंट चलाई, जिसको नाम दिया गया खिलाफत मूवमेंट। वैसे ही दोस्तों, अब गांधी जी जब 1930s के आसपास में थे, तो उनको अब ये देख रहे थे कि मैं कैसे लोगों को जो है फिर से एकजुट करूँ। क्योंकि उनको लग रहा था कि मुझे अब ब्रिटिशर्स को तो एक बड़ी चेतावनी जो है वो देनी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि ब्रिटिशर्स की तरफ से नमक जैसी चीज़ पर भी टैक्स लगाया जा रहा था। मतलब उसी को हम सॉल्ट टैक्स कहते थे। अब सॉल्ट जो है उसको कंज़्यूम करने वाला हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, छोटी कास्ट का भी है, दलित भी है, हर एक सिंगल बंदा। इसलिए गांधी जी ने टारगेट किया सॉल्ट को, और अदरवाइज़ उनका सॉल्ट के ऊपर कोई भी इश्यू नहीं था। जब उन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह किया, तो हर एक इंसान ने गांधी जी को सपोर्ट किया इस मूवमेंट के अंदर, तभी तो ये सॉल्ट सत्याग्रह इतना हाइलाइट हुआ। और यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि एम क्या था? वो सॉल्ट सत्याग्रह को रिपील करना चाहते थे, कर्टेलमेंट ऑफ गवर्नमेंट्स पावर को, इकोनॉमिक रिलीफ टू कॉमन पीपल, या पूर्ण स्वराज फॉर इंडिया। क्या चाहते थे गाइस वो? तो वो चाहते थे बेसिकली कि सॉल्ट लॉ को खत्म किया जाए, क्योंकि सॉल्ट लॉ खत्म होगा तो भारतीय लोगों को नमक बनाना जो है वो उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और नमक तो हर कोई खा रहा है। जब हर किसी की देखो, अगर आप 10 लोग हो और 10 लोगों में से मैं 2 लोगों की ज़रूरत को पूरा करता हूँ, तो मेरे साथ 8 लोग नहीं जुड़ेंगे। बट अगर मैं ऐसा कोई काम करूँ कि मैं 10 लोगों को फ़ायदा दे रहा हूँ, तो मेरे साथ 10 लोग जुड़ेंगे। इसलिए तो गांधी जी ने सॉल्ट के ऊपर टारगेट किया। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ क्लियर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिड ज्योतिबा फुले, जो उनका सत्य शोधक समाज था, उसका अटेम्प्ट क्या था देश में? तो देखिए, ज्योतिबा फुले जो हैं, इन्होंने हमेशा अपलिफ्टमेंट ऑफ द हरिजन्स मीन्स जो दलित लोग थे, उनको अपलिफ्ट करने की बात करी थी। ज्योतिबा फुले की तरफ से उनकी एक बुक भी आती है, जो उन्होंने पीपल ऑफ यूएसए को डेडिकेट की थी, जिसका नाम था गुलामगिरी। ठीक है? गुलामगिरी बुक जो है इन्होंने लिखी थी, जो इन्होंने डेडिकेट की थी, डेडिकेट टू पीपल ऑफ यूएसए, ठीक है? पीपल ऑफ
यूएसए को उन्होंने डेडिकेट की थी ये बुक, ठीक है? पीपल ऑफ यूएसए को ये बुक डेडिकेट की थी। अब इन्हीं के द्वारा एक समाज बना, जैसे आर्य समाज, ब्रह्मो समाज बना था, वैसे ही सत्य शोधक समाज। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्य शोधक समाज के स्थापना करने वाले कौन थे? तो ज्योतिबा फुले जो थे। अब इनके इस अटेम्प्ट, इस ज्योतिबा समाज से ये जो सत्य शोधक समाज था, इससे ये करना क्या चाह रहे थे? क्या ये सेविंग द लोअर कास्ट फ्रॉम हाइपोक्रिटिकल ब्राह्मण एंड देयर ऑप्टिमिस्टिक स्क्रिप्चर से ये बचा रहे थे? अटैकिंग द कास्ट सिस्टम, लीडिंग एंटी लॉर्ड्स एंड एंटी महाजन अपराइजिंग इन सतारा, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर द अनटचेबल्स। क्या आंसर रहेगा गाइस यहाँ पर? तो क्वेश्चन नंबर एक आंसर क्या है? मैंने जैसा आपको बोला कि हमेशा किसके, लोअर कास्ट के लिए सपोर्ट कर रहे थे कि इनको भी एजुकेशन मिलनी चाहिए, इनको भी जिस तरीके से आप कंडीशन मतलब डेटोरेटिक कंडीशन में रख रहे हो, उस कंडीशन से इनको बाहर निकालो, ठीक है? सो इसके लिए ये चीज जो है वो करी गई थी। तो याद रखिएगा, गुलामगिरी इनकी बुक है जो इन्होंने यूएसए के लोगों को डेडिकेट की थी, और इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन? तो गांधी जी के द्वारा बहुत सारी मूवमेंट्स भारत में शुरू की गई थी। उनमें से जैसे सबसे माइनर अगर मैं बात करूं, तो गांधी जी की जो माइनर माइनर मूवमेंट थी, वो कौन सी थी? वो थी चंपारण सत्याग्रह, ठीक है? चंपारण सत्याग्रह था। और अगर आपसे पूछा जाए कि मेजर कौन-सी थी, उनकी पहली मेजर कौन-सी थी, तो वो थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उसके बाद इन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह किया है। सॉल्ट सत्याग्रह इनके द्वारा जो है वो किया गया। उसके बाद इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ऐसी बहुत सारी छोटी-मोटी मूवमेंट्स गांधी जी ने भारत में शुरू करी हैं। बट यहाँ पर इन्होंने पूछा कि इन्होंने अपना पहला जो वेपन है, दैट इज़ जो हंगर स्ट्राइक का इनका सबसे बड़ा वेपन रहता था, ये ब्रिटिशर्स को हंगर स्ट्राइक के जो है थ्रेट देते थे। ये इन्होंने कब यूज़ किया था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। देखिए गाइस, यहाँ पर आपको क्लियर हो रहा है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 20 से 22 तक चली थी। 22 में क्या हुआ था? चोरी-चोरा इंसिडेंट हुआ था। रॉबर्ट सत्याग्रह 1919 में हुआ है। अहमदाबाद स्ट्राइक 1918 में, या बरोडली सत्याग्रह में। तो कब किया था दोस्तों? तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के दौरान जो है इन्होंने इसका यूज़ किया था। और इस पर इन्होंने जो मिल स्ट्राइक जो मिल वर्कर्स थे उनको 50% हाइक दिलाया था उनकी सैलरी में। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने काम करे हुए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सती वाज़ प्रोहिबिटेड बाय। सती को कब प्रोहिबिट किया गया था? सती एक बहुत ही आप कह सकते हो एक इवल प्रैक्टिस भारतीय समाज में फॉलो की जाती थी, जहाँ पर कि एक लेडी को ज़िंदा उसके पति के साथ जो है वो जो है जलाया जाता था। अब देखिए ये चीज़ तो आज के टाइम पर अगर हम देखें तो गलत है, बट उस टाइम पर ये एक हमारे कल्चर का पार्ट था। सो मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो हैं वो इस कल्चर को फॉलो किया करते थे। तो गाइज़ यहाँ पर इसको खत्म करने के पीछे सबसे पहले तो अगर हम भारतीय रिफॉर्मर्स की तरफ से देखें तो जो हमारे राजा राम मोहन रॉय थे, राजा राम मोहन रॉय जो थे, उन्होंने काफ़ी जो है रोल इसमें प्ले किया है, राजा राम मोहन रॉय ने। बट इन्होंने तो जस्ट बोला था कि इसको बैन लगना चाहिए, बट इनके पास कोई पावर नहीं थी इसको रोकने की। उस टाइम पर हमारे भारत के जो लॉर्ड थे, वायसरॉय थे, या यूँ कह दो कि गवर्नर जनरल जो थे, वो थे लॉर्ड विलियम बेंट्रिक। और राजा राम मोहन रॉय की एक्टिव पार्टिसिपेशन प्लस लॉर्ड विलियम बेंट्रिक के मतलब सिग्नेचर से ये सती प्रथा जो है वो फाइनली बैन कर दी गई थी इंडिया में। और साल कौन-सा था? ये था 1929, ठीक है दोस्तों? 1900 एंड सॉरी 19 नहीं थे, 1829, ठीक है? 1829 में सती प्रथा को फाइनली भारत में बैन कर दिया गया। और ये एक कॉज़ भी बना था बाद में, कॉज़ फॉर रिवोल्ट के लिए, ठीक है? रिवोल्ट में ये कॉज़ भी बना था कि अंग्रेज़ों ने हमारे जो है हिंदू धर्म में घुसना स्टार्ट कर दिया, वो आज हमारी सती प्रथा बैन कर रहे हैं, कल पता नहीं क्या कर लेंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साइमन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। साइमन कमीशन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो देखिए साइमन कमीशन के ऊपर इसकी सबसे पहले फॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी फॉर्मेशन कब हुई? तो ये हुई है 1927 में। अच्छा, इसका अराइवल भारत में कब होता है? ठीक है, इसका अराइवल भारत में होता है 1928 में। और गाइज़ ये अपनी जो रिपोर्ट है, ये पब्लिश कब करते हैं? रिपोर्ट पब्लिश होती है 1930 में, ठीक है? ये 3 डेट्स आप याद रख लीजिएगा। फॉर्मेशन कब होती है, अराइवल कब होता है और फॉर्मेशन कब होती है। अब सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि साइमन कमीशन था क्या? साइमन कमीशन बेसिकली देखिए 1919 में हमारे लिए कुछ रिफॉर्म्स लाए गए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, हमें कॉन्स्टिट्यूशन देने की बात की गई थी थोड़ी बहुत। अब उस टाइम पर ना इन्होंने कहा था कि हम 10 साल के बाद क्या करेंगे, तो आपके लिए और थोड़े से आपके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाएँगे। 10 साल के बाद इन्होंने ऐसा कहा था। अब वही टाइम आ गया था 1927 का, ठीक है? और इन्होंने साइमन कमीशन तभी भारत भेजा था। लेकिन भारतीय ने इस साइमन कमीशन को जो है वो हेजिटेट किया। हेजिटेट करने के पीछे का रीज़न ये था क्योंकि इसमें एक भी इंडियन ना होने के, इसमें 7 मेंबर थे और सातों के सातों जो हैं वो ब्रिटिशर्स थे। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन साइमन कमीशन? 7 मेंबर्स, ऑल आर ब्रिटिशर्स। और दो सोल रीज़न बना हमने जब साइमन कमीशन को जो है वो हेजिटेट किया। और इसी टाइम पर लाला लाजपत जो राय थे, उनके अभी निधन हुआ था। उनको ब्रूटल इंजरीज़ आने की वजह से उनकी जो है वो निधन भी हुआ था। तो साइमन कमीशन वाज़ फॉर्म्ड टू रिव्यू किस लिए था? लेजिस्लेचर इन इंडिया, फिटनेस ऑफ इंडिया फॉर फर्दर रिफॉर्म्स, द पोज़ीशन ऑफ द वायसरॉय, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा गाइज़ यहाँ पर? यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा कि हम देखो लेजिस्लेचर इन इंडिया, लेजिस्लेचर हमें 1909 में भी मिला।
1909 में भी मिला, 1919 में भी मिला। अब इसी 1919 में उन्होंने जो लेजिस्लेचर हमें दिया था उसमें थोड़ी बहुत चेंजेज़ होनी थी, ठीक है? इसी के लिए उन्होंने इसको ऐड ऑन करते हुए अब इसको थोड़ी बहुत चेंजेज़ लानी थी कि जिस तरीके से भारत बदल रहा है, बदलते भारत को अंग्रेज़ों के टाइम पर बदलते भारत को बदलती हुई चीज़ें देना ज़रूरी था, ऐसा ब्रिटिशर्स सोच रहे थे, ठीक है? इसलिए साइमन कमीशन को भेजा गया था। तो साइमन कमीशन में सर जॉन साइमन याद रखिएगा, सर जॉन साइमन जो हैं वो इसको हेड कर रहे थे और भारतीयों ने इसको स्लोगन इस टाइम पर स्लोगन जो हमने यूज़ किया था इसके लिए वो था गो बैक गो बैक साइमन, ठीक है? गो बैक साइमन का जो है हमने नारा उस टाइम पर दिया था, ठीक है? स्लोगन हमने उस टाइम पर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू इंटीग्रेट द प्रिंसली स्टेट्स इनटू इंडियन यूनियन किन दो यहाँ पर दो पर्सनालिटीज के बारे में आपसे पूछ रहा है जिन्होंने के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन में बांटने की गाइस अगर हम ब्रिटिशर्स के टाइम पर बात करें तो ब्रिटिशर्स के टाइम पर भारत जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड था एक तरफ प्रिंसली स्टेट्स थी एक तरफ जो है वो आपका प्रोविनेंशियल एरिया था ठीक है प्रोविनेंशियल एरिया होता था प्रोविनेंशियल एरिया था ठीक है अब ये ब्रिटिशर्स ने इसको आजादी दी थी इसको कहा था कि ये इंडिया बनेगा क्या बनेगा इंडिया बनेगा इनको इनके इनके चॉइस के ऊपर छोड़ इनको चॉइस दे दी थी कि आप या तो जो है ज्वाइन करो या इंडिपेंडेंट रह लो बाद में इनको कहा गया जब इस प्रोविनेंशियल में से भी इंडिया और पाकिस्तान बना इंडिया और पाकिस्तान बना तो फिर इन्होंने कहा कि इनको कि तुम या तो इंडिया को ज्वाइन करो या तो पाकिस्तान को ज्वाइन करो तो यहाँ पर फिर हमारे दो इंपॉर्टेंट लीडर्स ने पूरा इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले किया है इनको अपने भारतीय यूनियन में जोड़ने का वो कौन कौन थे सरदार पटेल जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल एंड वीपी मेनन सरदार पटेल एंड महात्मा गांधी सरदार पटेल एंड के एन मुंशी तो राइट आंसर क्या बनेगा सरदार पटेल एंड वीपी मेनन ने जो है इंडियन यूनियन को फॉर्म किया था इंडियन यूनियन है क्या प्रोविनेंशियल प्लस प्रिंसली स्टेट्स इज इक्वल टू इंडिया इंडिया बनेगा ठीक है जो बना 1947 में और ये एक यूनियन बना जिसको आज आप आर्टिकल 1 के अंदर कहते हो इंडिया दैट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स है ना आर्टिकल 1 क्या कहता है भारत का इंडिया दैट इज यूनियन तो वो यूनियन किसका है वो प्रोविनेंशियल एरिया है प्लस प्रिंसली स्टेट्स को कंबाइन करके भारत बना है ठीक है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ with which British Governor General introduced the postage stamp in India? Postage stamp system जो है इंडिया में किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बैंटिक। तो गाइस राइट आंसर क्या है डलहौजी और डलहौजी के टाइम पर क्या स्टार्ट किया गया था? पोस्टल स्टैम्प जो है वो स्टार्ट की गई थी। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। डलहौजी जो है इनका और भी बहुत सारी जगहों पर नाम जो है वो आता है, वो हम आगे चलकर कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए बैटल ऑफ बक्सर के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, बैटल ऑफ बक्सर कब लड़ी गई? हमने इसके ऊपर भी कल इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन किए थे तो 1764 में और इसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है ठीक है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है 1765 में ठीक है और इसके बाद ब्रिटिशर्स को क्या मिलता है दीवानी राइट राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू ऑफ तीन जगहों का बंगाल बिहार उड़ीसा ठीक है इन तीन जगहों का और इसको हम कहते हैं दीवानी राइट क्या कहते हैं इनको हम दीवानी राइट्स मिल गए थे ब्रिटिशर्स को ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन अगला है ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती वाज ओरिजिनल नेम क्या था स्वामी दयानंद सरस्वती का ऑप्शन है अभी शंकर गौरी शंकर दया शंकर मूल शंकर तो गाइज आंसर क्या रहेगा मूल शंकर ठीक है चलो आगे देखते हैं सो स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च्ड स्वदेशी मूवमेंट हमने किसके लिए लॉन्च किया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसके बारे में बताया कि क्या था हम क्यों कर रहे थे हम स्वदेशी मूवमेंट हमारा प्रोटेस्ट था अगेंस्ट डिवीजन ऑफ बंगाल विद द व्यू टू इंप्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ एनकरेजिंग कंजम्पशन ऑफ इंडियन गुड्स as a protest against the massacre of Indian people at Jallianwala Bagh या due to the failure of British government to introduce responsible government in India इनमें से कौन सा रीजन है तो आप बोलोगे सर आपने पहले ही हमें ऑप्शन ए अच्छे से समझा दिया तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा कि पार्टीशन ऑफ बंगाल की एजिटेशन चल रही थी और पार्टीशन ऑफ बंगाल को हमने एजिटेट किया था और पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ हम बिल्कुल भी खुश नहीं थे उसके लिए हमने स्वदेशी मूवमेंट को स्वदेशी एंड बाइकॉट है ना यहाँ स्वदेशी लिखा है बट स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट था ये जिसमें हमने फॉरेन के बनाए हुए प्रोडक्ट को निगलेक्ट करना था उसको हमने यूज नहीं करना आज प्रेजेंट गवर्नमेंट जो हमारी है जो गवर्नमेंट है वो भी आजकल स्वदेशी मूवमेंट के बारे में काफी चर्चा में है जो कि इंडिया को जो है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट भारत के पहले जो मेंबर थे जिनको ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए इलेक्ट किया गया था राज्यसभा मेंबर जिनको आप कहते हो वो कौन थे दादा भाई नेहरू जी गोपाल कृष्ण गोखले बिपिन चंद्र पॉल लाला लाजपत राय तो गाइज राइट आंसर क्या रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा दैट इज दादा भाई नेहरू जी ठीक है दादा भाई नेहरू जी को इलेक्ट किया गया था 1800
एंड 92 के टाइम पर। और जब ये मिनिस्टर बने थे, एक फ़नी सा इंसिडेंट आपको, फ़नी भी नहीं है, मतलब एक इंसिडेंट इनका सुनाता हूँ कि जब ये मिनिस्टर बने, तो इन्होंने कसम लेने से साफ मना कर दिया, क्योंकि इनको कसम दी जा रही थी बाइबल की। तो इन्होंने कहा कि मैं बाइबल तो पढ़ता नहीं हूँ, ना ही मैं उसको फ़ॉलो करता हूँ, तो मैं कैसे जो है आपका जो है ये कसम खा सकता हूँ। इसलिए फिर इन्होंने जो है अपने गॉड को फिर माना, जो भी हमारे इंडियन हिंदुइज़्म के अकॉर्डिंग जो भी गॉड थे, उनको इन्होंने शपथ ली। तो ये हम इंडियंस का जो है रुख था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर वाज़ महात्मा गांधी बोर्न? महात्मा गांधी का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, गुजरात। ये तो आपने बचपन में कितने सारे एसेज़ पढ़े होंगे, मार भी खाई होगी इन एसेज़ के ऊपर। मैंने तो बहुत सारी मार पड़ी थी मुझे गांधी जी के एसे के ऊपर। तो गुजरात में पोरबंदर में जो है इनका जन्म हुआ था दोस्तों, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ दीज़ बैटल्स प्रूव डिसेसिव इन एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन इंडिया? तो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी जो हुई थी, देखिए गाइज़, अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करें ना, तो ब्रिटिशर्स हमेशा एक जेलसी में रहते थे। उनके बीच में हमेशा एक जेलसी वाला फैक्टर जो है वो रहता था। जेलसी वाला फैक्टर क्यों रहता था? क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल ट्रेडिंग कंपनीज़ आ गई थी। जैसे फ्रेंच थी, पोर्तुगीज़ थे, डच थे, है ना? ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ यहाँ पे थी। तो जो प्रॉफिट था, जो भारत का प्रॉफिट था, है ना? जो प्रॉफिट था वो शेयर हो रहा था। वो हर कोई जो है उसको शेयर कर रहा था। अब ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो शेयर ना हो, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने जो है एलिमिनेशन करना शुरू कर दिया। जैसे पोर्तुगीज़ को इन्होंने, पोर्तुगीज़ की सेटलमेंट आधी इन्होंने खरीद ली, आधी उन्होंने उनको डाउरी में मिल गई, और आधों को इन्होंने डरा दिया। बट इनको टक्कर देने वाले थे फ्रेंच, क्योंकि फ्रेंच और ब्रिटेन की ना आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, ना इधर ना यूरोप में। लेकिन फ्रेंच जो है वो भारत में वीक हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा इनकी नेवी काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई थी। और माना जाता है कि बैटल ऑफ वांडी वॉश जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इस वॉर के बाद, बैटल ऑफ वांडी वॉश के बाद फ्रेंच की जो पावर थी वो टू सम एक्सटेंट इंडिया से गायब ही हो गई थी, और ब्रिटिशर जो है वो सोल सुपर पावर बनकर सामने आए, और पूरे ट्रेड को, जो भारत से ट्रेड था, उसको ब्रिटिशर्स ने हैंडल किया। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या रहेगा? बैटल ऑफ वांडी वॉश, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं। डू और डाई का स्लोगन किसने दिया? तो इसमें सोचने वाली बात है ही नहीं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पर गांधी जी ने इसका स्लोगन दिया था, करो या मरो दोस्तों, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। इन व्हिच ईयर ईस्ट इंडिया कंपनी वाज सीज्ड टू वर्क एंड इंडिया वाज कंप्लीटली अंडरटेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट? ऑप्शंस हैं 1838, 1919, 1858 एंड 1898। तो गाइस राइट आंसर क्या रहेगा? 1858। क्यों? क्योंकि देखो 1857 में क्या होता है? आप बोलोगे सर रिवॉल्ट हुआ था। जब रिवॉल्ट हुआ तो रिवॉल्ट की खबर ब्रिटेन में जब पहुंची, क्वीन को मिली, तो क्वीन थोड़ी सहमत हो गई कि भाई साहब यहाँ तो पंगा हो सकता है आगे चलकर भी। तो फिर इन्होंने क्या किया, कंपनी जो थी, जो ब्रिटिश कंपनी थी, उसको जो है वो बैन कर दिया। उसको बैन करते हुए बैन कर दिया, और जो इंडिया था, इंडिया को जो है वो किसके अंडर कर दिया? क्राउन के अंदर कर दिया। अब हम पर कौन रूल करेगा? क्राउन का रूल हमारे भारत में शुरू कर दिया। क्राउन का रूल मतलब हम पर अब क्वीन रूल करेगी, ठीक है? क्वीन ऑफ ब्रिटेन जो है वो हम पर रूल करेगी। तो इस तरीके से इंडिया जो है वो पहले कंपनी के हाथ में था, अब यहाँ से कंप्लीटली वो किसके हाथ में चला गया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से जो है उसने कवर कर लिया था, ठीक है? इस तरीके से आपने इस चीज़ को याद रखना। फिर हमारी जो पोस्ट थी गवर्नर जनरल की पोस्ट को जो है वो क्या बना दिया था? वाइसरॉय बना दिया था। वाइसरॉय। और विलियम बेंट्रिक का नाम आपने सुना होगा, और उसके बाद लॉर्ड कैनिन का नाम आपने सुना होगा, तो वो सारे जो है फिर यहाँ से आगे वाइसरॉय का ही तरह ही काम कर रहे थे। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं। व्हेन डिड इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस? हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड? जब भारत को इंडिपेंडेंस मिली, मतलब 1947 में, अगर हम बात करें जब इंडिया को आजादी मिली, उस टाइम पर ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ऑप्शन है विलियम बेंट्रिक, वॉरेन हेस्टिंग्स, जो है मैर्गरेट थैचर, या कैलमेट एटली। तो गाइस ये थे कैलमेट एटली। ही बिलोंग्स टू व्हिच पॉलिटिकल पार्टी? इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या था? इनके पॉलिटिकल पार्टी का नाम था लेबर पार्टी। और लेबर पार्टी ना थोड़ी लिबरल पार्टी थी। लेबर पार्टी जो है इट्स अ काइंड ऑफ ये लिबर्टी को सपोर्ट करती थी। ये कहीं न कहीं एक रीज़न माना गया है भारतीयों को आज़ादी मिलने की, क्योंकि जो कंज़र्वेटिव पार्टी थी उसका रूल जो है वो एंड हो गया था। कंज़र्वेटिव पार्टी का रूल एंड हो गया था ब्रिटेन में, और फिर लेबर पार्टी आ गई। लेबर पार्टी थोड़ा लिबर्टी वाली थी, जो लिबरलिज़्म में बिलीव कर रही थी, इसलिए उन्होंने जो है भारतीयों को नीड को सुना, और उनको जो है कहा कि नहीं, भारत को अब आज़ादी देने का टाइम आ गया है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस के फादर किसको कहा जाता है? तो साल देखिए, सबसे पहले फॉर्मेशन इसकी याद होनी चाहिए आपको, 1885। ए.ओ. ह्यूम ने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म किया, ठीक है? कहाँ पर? तेजपाल कॉलेज बॉम्बे में, ठीक है? बॉम्बे में इसको फॉर्म किया था। तो यहाँ पर ए.ओ. ह्यूम है, तो ऑप्शन कर लो। अच्छा, फर्स्ट जो है प्रेज़िडेंट कौन बने? तो फर्स्ट प्रेज़िडेंट बने थे डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, ये आपको पता होना चाहिए। बैनर्जी, ठीक है? बैनर्जी बने। फर्स्ट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, मतलब फर्स्ट ब्रिटिश, या फर्स्ट ब्रिटिश कह दो तो कौन थे? तो वो थे जॉर्ज यूले। ये आपको पता होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट सी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, फर्स्ट वुमन
अगर फर्स्ट वुमन पूछा जाए तो एनी बेसेंट, ठीक है? एनी बेसेंट बनी थी। और फर्स्ट इंडियन वुमन अगर पूछा जाए, फर्स्ट इंडियन वुमन पूछा जाए तो क्या लिखोगे? फर्स्ट इंडियन वुमन इज़ सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू, ठीक है दोस्तों? ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा 1920 अच्छा गांधी जी का एक ही गांधी जी किसमें बने थे? कल भी हमने पढ़ा था 1924 का बेलगाम सेशन, ठीक है? जहाँ पर गांधी जी थे। उसके बाद अलावा गांधी जी ने कहीं पर भी कोई चीज़ अटेंड नहीं। तो ये कुछ मेजर फैक्ट्स हैं जो आपको आईएनसी के बारे में पता होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। हू अमंग द फॉलोइंग प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन गदर मूवमेंट? गदर मूवमेंट में इंपॉर्टेंट रोल किसके द्वारा प्ले किया गया था? श्यामाजी कृष्ण वर्मन, लाला हरदयाल, बिपिन चंद्र पाल। तो गदर पार्टी के बारे में हमने कल क्या पढ़ा था? कब फॉर्मेशन हुई थी? 1938 13 में बनी थी। अच्छा भाई साहब इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर थे? हेडक्वार्टर्स है इसके सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है? सिको में, सैन फ्रांसिस्को में इसके हेडक्वार्टर थे। इन्होंने जो गदर नाम था ये कहाँ से लिया था? एक वीकली था, एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम था गदर। उसी से इन्होंने अपना जो है वो नाम लिया था गदर, और इस गदर में हाइलाइट किया जाता था रिवॉल्ट ऑफ 1857 को। रिवॉल्ट ऑफ 1857 को हाइलाइट किया जाता था, इसलिए इसको लिखा जाता था। तो इसमें ऑप्शन क्या बनेगा? लाला हरदयाल। तो गदर पार्टी वाज फॉर्म्ड बाय लाला हरदयाल, याद रखिएगा 1913। तो इस पर यही क्वेश्चन जो है वो अभी तक एग्जाम में देखे जा चुके हैं। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हु इनिशिएटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया वाज? किसके द्वारा इंग्लिश भाषा को हिंदुस्तान में जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया? मतलब कि आज के बाद इंडियंस को इंग्लिश सीखना उनके लिए जरूरी है। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मैकुले, लॉर्ड बैंट्रिक, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा? तो गाइस ये है लॉर्ड बैंटरिक, बिल्कुल। लॉर्ड बैंटरिक फर्स्ट गवर्नर जनरल थे ये इंडिया के। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने पूछना है व्हेन वाज दिल्ली डिक्लेयर एज अ कैपिटल ऑफ इंडिया? दिल्ली को कब कैपिटल बनाया गया था? तो देखिए गाइस दिल्ली को कैपिटल बनाने के पीछे का रीजन क्या था? एक तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जब किया ना उसके बाद इन्होंने 1911 में ही जो है वो क्या कर दिया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल को भी जो है वो कैंसिल कर दिया कि नहीं अब इसको यूनाइट कर लो। बट अब तक मुस्लिम्स जो हैं वो डिक्लेयर कर चुके थे कि नहीं अब हमको यूनाइट नहीं होना है। और बंगाल ना अब हिंदू मुस्लिम जो कन्फ्लिक्ट का एक हब बन चुका था, जहाँ आए दिन जो है इनके बीच में जो है प्रॉब्लम्स होती थी, इसलिए वो डिस्टर्ब्ड एरिया नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने सिंपली क्या कर दिया, अपनी कैपिटल जो है वो बंगाल से शिफ्ट कर दी। कहाँ? दिल्ली। और कब किया था? 1911 में। तो 1911 में ही गाइस पार्टीशन ऑफ बंगाल को भी जो है वो कैंसिल कर लिया गया था। ये भी चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो 1905 में हुआ था, उसको कैंसल कब किया गया? 1911 में किया गया। 1911 में ही दिल्ली से कैपिटल जो है वो डिक्लेयर की गई थी भारत की, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है परमानेंट सेटलमेंट द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय? बताइए ये अभी आपने थोड़ी देर पहले फिर ये क्वेश्चन पढ़ा, तो ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था गाइस? तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या है? कॉर्नवेल्स, बिल्कुल, ठीक है। कौन कब? तो इसको किया गया है आपका 1793 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हु बिकम द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? बताओ, ये तो थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट, तो फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट कौन है? एनी बेसेंट। और अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट इंडियन वुमन, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए इंडियन वुमन, इंडियन वुमन कौन है? सरोजिनी नायडू, ठीक है, सरोजिनी नायडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज जनरली एक्नॉलेज्ड एज द पॉइनर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? देखिए गाइस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने ना जब ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंट्रोडक्शन भारत में की, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा फ्रीडम मिल गया। हमें फ्रीडम का एहसास हुआ कि फ्रीडम क्या चीज है। हालांकि नेशनल लेवल पर नहीं हुआ, वो नेशनल लेवल पर नहीं हुआ, लेकिन लोकल लेवल पर हम समझ गए थे। लोकल लेवल पर हमको बहुत सारी चीज़ों में फ्रीडम मिल गई थी, तो हमने फ्रीडम का जो टेस्ट है, वो यहीं से चखा था। दैट इज़ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जब इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी। किसने किया था? ऑप्शन है रिपन, मायो, लिटन, कर्जन। तो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों ये? तो ये किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा, ठीक है? लॉर्ड रिपन के द्वारा इसको किया गया है। कब, कौन से साल में? अगर साल आपको जानना है तो 1882 में। यहीं से तो फिर हमने डिमांड्स करना शुरू कर दी कि भाई साहब फ्रीडम क्या चीज़ है, अब तो हमें पता चली। तो जब हमने फ्रीडम का टेस्ट लिया तो हमने कहा कि अगर हमें लोकल लेवल पर इतना कुछ मिल सकता है तो नेशनल लेवल पर क्यों? तो यहीं से फिर हमने कांग्रेस बना दी, बाकी चीजों में हम बूस्ट अप हो गए और फिर फाइनली 1947 में हमने देश को आजादी दिलाकर ही दम लिया, ठीक है ना? चले आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आफ्टर द बरोडली सत्याग्रह द टाइटल सरदार टू वल्लभ भाई पटेल वाज गिवन बाय? देखिए वल्लभ भाई पटेल साहब को हम लोग क्या है, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है। बट इनके नाम के साथ सरदार वाला जो टाइटल है ये किन्होंने दिया था इनको सरदार? क्योंकि उन्होंने बरोडली सत्याग्रह किया था। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम। तो ऐसा काम सिर्फ महात्मा गांधी करते थे, वही जो है वो टाइटल जो है वो दिया करते थे, ठीक है?
चले, जैसे गुरुदेव का टाइटल उन्हें रवींद्रनाथ टैगोर को दिया है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी जी ने उनको दिया था। अब देखिए आपको यहाँ से एक चीज़ तो ये भी क्लियर होती है कि स वल्लभ भाई पटेल को सरदार वाला जो टाइटल था ये क्यों मिला था? क्योंकि उन्होंने बरूडली सत्याग्रह किया था। तो देखिए क्वेश्चन में भी कभी-कभी आपके कितनी सारी चीज़ें छुपी हुई होती है। क्वेश्चन नंबर 29 हू अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन द फेमस पोएम सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाज़ुए कातिल में है। तो किसके द्वारा इस पोएम को जो है वो फेमस किया गया था? इसको लिखा गया था। मतलब किसने इसको लिखा था? बिस्मिल अज़ीमाबादी, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल। तो किसने लिखा था दोस्तों इसको? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 आंसर है बिस्मिल अज़ीमाबादी के द्वारा इसको लिखा गया था। ठीक है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है, हू अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन द फेमस पोएम सरफरोशी की तमन्ना? अगेन यही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग इसको जो है वो ऑप्शन ए जो है वो चुनेंगे। ठीक है दोस्तों? सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर गाइज़ एंड आई होप सो कि आपको आज का वीडियो सेशन काफ़ी अच्छा लगा हो। जो भी आपके कमेंट्स जो भी आपके सवाल हैं, या तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरा नंबर मैं यहाँ पर राइट डाउन कर रहा हूँ, 7780977231। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो अगर आपको कोई भी पीडीएफ या वगैरह कुछ भी चाहिए होगा, सो आप मुझे व्हाट्सएप कर दोगे यहाँ पर तो मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर लूँगा। बाकी गाइज़ मैं बहुत जल्दी एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाने जा रहा हूँ व्हाट्सएप के ऊपर इसी सेम टेलीग्राम जैसे चैनल की तरह, जहाँ पर आप लोग जॉइन कर सकते हो और आपको क्लास की टाइमिंग भी पता चलेगी। बाकी गाइज़ पीडीएफ के लिए आपको पता ही है आपको क्या करना है, आपको सिंपली @ठाकुर अंडरस्कोर 93 जो है सर्च करना है टेलीग्राम पर और आपको ईज़िली वहाँ पर मेरा फ़ोटो मतलब पेज जो है वो मिल जाएगा एंड यू हैव टू जॉइन दैट पेज और वहाँ पर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों? सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर गाइज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द सेशन एंड गाइज़ कल आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टेड टॉपिक्स के साथ। बाकी गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। सपोर्ट आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा क्योंकि आगे चलकर आप लोगों के लिए और भी बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें जो हैं वो आने वाली हैं। So guys, wish you all the best for your upcoming exam. अपना ध्यान रखो, अपने आस पड़ोस का ध्यान रखो, अपने फैमिली का ध्यान रखो and stay tuned with Eduholic for more update guys. Thank you so much. Good day and goodbye.